अब देखो, एक बात ये कहते हैं कि औरंगजेब धर्म की लड़ाई नहीं थी, औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी है। आदिल शाह में जब उसने इन्वेड किया 1680s के दशक में, उसने मस्जिद भी फोड़ी है वहां पे। आदिल शाह जो था वो शिया था। अच्छा, उसने सबसे पहले जब आदिल शाह इन्वेड करने के बाद जो आदिल शाह के तख्त पे बैठा था उस समय पे, उसको उसने कन्वर्ट करवा के सुन्नी किया। जजिया वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू होता था। नहीं, पॉलीथिस्ट पे नहीं है, जो मल्टीपल को मानने वाले, मोनोथिस्ट पे है। लेकिन उसमें भी जो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा है उस पे है। जजिया सिर्फ क्रिश्चियंस और यहूदियों पे लागू होता था। तो भारत में तो थे ही नहीं। तो इनके लिए नियम था कि गला काटो, एक साथ तो मार नहीं सकते हिंदुओं को। तो जब तक इनकी लोक संख्या ज्यादा है तब तक इन पे भी जजिया लगा। जो व्यक्ति जजिया देने आएगा वो घोड़े पे नहीं आ सकता। अच्छा। वो पैदल आएगा। एक बेइज्जती करो उनकी बेइज्जती करो, आप उनके थूक सकते हो उनके ऊपर। अच्छा, आप झापड़ मार सकते हो जजिया लेते वक्त। एक गलती यदुनाथ सरकार से हुई। उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी, उन्होंने क्या लिखा? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन मुगल एम्पायर का फॉल दिखाने से अच्छा अगर उन्होंने लिखा रहता ना राइज ऑफ मराठा पावर, तो हिस्ट्री का आज कुछ तख्ता पलट और हो। जब मुगलों का राज था तो उस दौरान मतलब मुसलमान और हिंदू के जो रिश्ते थे बहुत सौहार्दपूर्ण थे। स्वादपूर्ण थे, तो फिर इतने कन्वर्जन। उन्होंने कहा कि एक तो आप प्रोपागेंडा कर रहे हो और ये नॉलेज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से आई है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ फिर से आशीष भारतवंशी जी हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ये वो शिक्षक है। इससे पहले भी एक शिक्षक थे जिन्होंने भारत को बदल दिया था, भारत का इतिहास बदल दिया था। जब यवनों का आक्रमण हो रहा था तो देश के अंदर एक ऊर्जा का संचार करके देश को बहुत आगे ले गए। वही चीज़ आज आशीष भारतवंशी जी कर रहे हैं। इतिहास जो पहले एक तरीके का बोरिंग सब्जेक्ट होता था, आशीष भारतवंशी जी ने एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर दिया है, इतना रोचक बना दिया है इतिहास को। वे फैक्ट्स, वे सारी चीज़ें जो लोगों के संज्ञान में नहीं आती थी, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई, क्या उसके पीछे तथ्य हैं, क्या उसके पीछे कहानी ऐसी घटित हुई तो क्यों घटित हुई, हर चीज़ को जिस तरीके से आशीष भारतवंशी जी एक्सप्लेन करते हैं, ये माइंड ब्लोइंग है। किसी ने अभी तक ऐसा देखा नहीं। और अब हमारे साथ मैं अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा आशीष भारतवंशी जी के पास आता हूँ। आशीष जी, धन्यवाद आप हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे बुलाया। आशीष जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट है और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी, लेकिन फिर भी एक मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आंधी थी एक खास मजहब की, वो अपनी तरफ से सोचते थे कि हम पूरी दुनिया को बना लेंगे। भारत के अंदर भी बहुत जगह उनका कब्जा हो गया था। भारत के अंदर ऐसी स्थिति थी, एक छोटे से एक क्षेत्र के अंदर शिवाजी महाराज, शिवाजी जो हैं, छत्रपति शिवाजी, वो उनका उद्गार होता है और फिर चीज़ें बदल जाती हैं। हमारे को इतना नहीं पता था, हमने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था NCERT में, और उसके बाद क्या हुआ, फिर जो हमारी जिज्ञासा जगी ना, हम किसी तरीके से हमारे सामने आपकी वीडियोस आ गई। और फिर जब मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेट्रो में जा रहा था तो जब आपने बताया कुछ एक इंसिडेंट था शिवाजी के बारे में, तो वो मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा। जैसे कि वो 5,000 फौजी लेकर चले थे, दूसरे 25,000 थे, अफजल खान इनके पास 5 थे। तो ऐसा लग रहा था, एक चित्रण सा हो रहा था मेरे अंदर। मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी आपने एम्फसाइज भी किया है, अभी आपकी हाल की जो वीडियो हैं, कि हर आदमी को जो भारतवासी है, बाहर का भी है, भारतवासियों के लिए स्पेसिफिकली एम्फसाइज किया है कि छत्रपति शिवाजी को पढ़ना चाहिए। ऐसा आपने क्यों किया? देखो, आप जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, एक ऐसा समय भारत में आया जो सबसे पहले खिलजी आया वहाँ से। खिलजी जो तख्त पे बैठा, या तुगलक वंश जो आया, जो खिलजी सबसे पहले महाराष्ट्र में घुसा, मतलब नॉर्थ से आके साउथ को इन्वेड करने वाला, यादवों की जो हमारा साम्राज्य था, तो उसको इन्वेड करने वाला सबसे पहले खिलजी आया। और खिलजी आया और उसने साउथ के दरवाजे पे जब दस्तक दी, तो वहाँ से जो अधिपतन शुरू हुआ है, आप एक समझो तकरीबन एक लंबा 400 साल की गहन निद्रा, कुछ नहीं है। कोई बड़ा साम्राज्य ऐसा कि भैया जो अपने आप को हिंदू राजा करके इस्टेब्लिश कर सके,
जो भारतीय राजा करके एस्टेब्लिश कर सके। एक देवगिरी का साम्राज्य हुआ, लेकिन उसके बाद में फ्रॉम जीरो अप टू हीरो, फ्रॉम जीरो अप टू द वोलसम इंडिया, ऐसा कोई राजा निकल के नहीं आया। आप अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण चित्रण को अगर आप देखोगे तो आपको एक समझ में आता है कि एक सेनापति का लड़का। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम जब छत्रपति शिवाजी महाराज को समझते हैं तो हम छत्रपति और महाराज ये दो वर्ड साइड में रख के व्यक्ति को व्यक्ति की तरह शिवाजी करके हम जब समझेंगे, मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब शिवाजी करके समझोगे कि वो व्यक्ति क्या थे, उनका जन्म कैसे था, हमने अवतार बना के छोड़ दिया या हमने आदर है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आज हमारे घर के मंदिरों में दिए लग रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति ने अपने आप को जलाया था, तो हमारे यहाँ पे दिवाली में पहला दिया हम छत्रपति शिवाजी महाराज को लगाते हैं क्योंकि वो था, इसलिए आज हमारे देवालयों में दिवाली है, दिए है। तो मेरा कहना यह है कि आपको उस व्यक्ति का स्ट्रगल देखना चाहिए कि आप, और ऐसा भी नहीं सिर्फ जिंदगी के 50 साल जिए हो, 50 साल में 350 के ऊपर किले, कुछ मिले, कुछ इस्टेब्लिश करे। हम जिंदगी भर जी लेते लेकिन 60 साल की उम्र में घर नहीं बांध पाते। वो व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, फ्रॉम जीरो टू हीरो, लोगों को एकत्रित किया और संपूर्ण भारत के नेशनल हीरो करके उभर के आए ना वो। जब उनके बारे में कोई केस होती थी, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में छपता था, व्हेन अफजल खान वाज किल्ड, ये खबर पूरी इंडिया देख रही थी, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इंग्लैंड वाले बैठे पड़े थे कि भाई अफजल खान मारेगा छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराज ने मार दिया उसको। तो चीज़ें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा, आप जब जीरो से हीरो की जो रचना होती है ये किस तरह से बनती है। आपको मोटिवेशन तो चाहिए ना किसी का। आपके राष्ट्र का अधिपतन हो चुका है, उसके बाद एक व्यक्ति उभर के आ रहा है, और उस व्यक्ति का अगर आप देखोगे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मराठी भाषा में कई फारसी शब्द आ चुके थे। वो सारे फारसी शब्द आने के बाद महाराज ने कहा इसे हटाओ। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर डैम्स बांधे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, किले बांधे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, खेती जो होती है वो खेती में एक नया विकसितीकरण दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आप अगर सिक्के देखोगे तो हर कोई फारसी लैंग्वेज में अपने सिक्के बनाता था। देवनागरी में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी इन्वेशन, उसके बाद नेवल में। अच्छा, राजा छत्रसाल के बारे में आपने सुना होगा। राजा छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में आए मोटिवेशन लेने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि तू जाओ, अपना अखंड, अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट साम्राज्य बनाओ। लचित बड़फुकन के बारे में सुना है? लचित बड़फुकन जो आसाम के जो हुए अहम साम्राज्य के जो सेनापति थे, वहां पे बैटल ऑफ सराय घाट हुई है। तो हमारे यहाँ पे जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सोर्सेस मिलते हैं उसे हम बखर कहते हैं, जो समय लिखे गए। वैसे ही उनके यहाँ पे बुरंजी होती है। उस बुरंजी में ये दिया गया है कि हमने जो बैटल ऑफ सराय घाट, जो नेवल, जो ब्रह्मपुत्र के पात्र में लड़ी गई लड़ाई थी, वो लड़ाई हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी से इंस्पायर होकर लड़ी है। और शिवाजी महाराज का कालखंड भले 50 साल का होगा, लेकिन उसके बाद मराठों ने जो हाहाकार पूरे देश में मचाया था, तो आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो, आप शायद उसे देखने के लिए जीवित ना हो, लेकिन जो प्रेरणा स्रोत, जो बीज आप डाल के जाते हो, उसका कितना बड़ा वटवृक्ष होगा ये आपको भी नहीं पता। मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने बताया बिल्कुल जीरो से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। शुरुआत में आपने बताया कि उनके पिताजी सेनापति थे, मतलब आदिल शाही के अंदर उनके अंडर में कितनी टेरिटरी, कितना क्षेत्र आता था जिसको वो गवर्न करते थे, या मतलब जैसे मान लीजिए सेनापति या छत्रपति शिवाजी महाराज? हाँ, जब छत्रपति शिवाजी थे। शिवाजी महाराज की चीजें इस समय पे डेथ होती है। नहीं, शुरुआत में बिगिनिंग पूछ रहा हूँ। हाँ, जब बिगिनिंग में देखो, बिगिनिंग में क्या था, एक 12 मावड़ करके जगह है हमारे यहाँ पे, यानी कि 12 जगह है, ऐसे जिला पकड़ लो आप, एक तरह से देखोगे तो किले के हिसाब से होता है वो। तो वो नदी बहती है वहाँ पे, नदी के बाजू में जितने भी गांव या जो क्षेत्र है वो होता है। अब अगर आप पूछोगे तो वेस्टर्न साइड का जो सह्याद्री वाला रेंज है, वो असल में उस समय पे शाहजी राजे के अंडर में था, आदिल शाह के अंडर में उन्होंने दे के रखा था। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करी, लेकिन सपना शाहजी राजे का था। ही वॉज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये जब आदिल शाह को समझा, आदिल शाह ने शाहजी राजे को वापस बुला लिया और वापस पुणे में कभी जाने नहीं दिया। तो पूना परगना अगर आप देखोगे उस समय का, पूना और कुछ साइड के कुछ जगह है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, एक दिल्ली के जितना एरिया,
30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उससे थोड़ा और बड़ा पकड़ लो आप, उतने एरिया में शिवाजी महाराज का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज स्टार्टिंग के समय में वो आदिल शाह के सरदार ही थे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को ये कह के भेजा था कि ही इज माय मैन वर्किंग अंडर मी। तो शिवाजी महाराज शाहजी राजे के अंडर में काम कर रहे हैं, आदिल शाह के शाहजी राजे के छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा वो हायरार्की बना के भेजा था। ओके। तो इसीलिए बहुत सारे जो काम करने वाले शिवाजी महाराज के साथ में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ मुसलमान दिखते हैं आपको, क्योंकि वो आदिल शाही से आए थे और वो शिवाजी महाराज के साथ में उनके साथ में काम इसलिए क्या करते थे क्योंकि आदिल शाह के साथ में है। ओके। तो शिवाजी महाराज ने पहले सरदार की ली, छोटा सा क्षेत्र की। कितना स्पेसिफिकली? मैं वही कह रहा हूँ ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं था। एक पुणे का जिला समझ लो आप, पुणे भी उतना एक्सपांडेड नहीं था। उसके बाजू में कुछ थोड़े क्षेत्र होंगे, जो नदी है मूड़ मुठा करके एक नदी है, वहां से वो जो आती है, वहां पे 12 मावड़ का खोरा है। खोरा यानी कि वो नदी के बाजू में जितना क्षेत्र है उतना क्षेत्र था, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं था वो। तो वो पकड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को एक्सपांड करना शुरू किया। सबसे पहला तोरना का किला फोड़ा और धीरे धीरे अपने एक्सपांशन बड़ा करना शुरू किया। अच्छा, अब एक इसी से जुड़ा बड़ा सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे मतलब जिसने आपको बदल दिया या सबसे अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपको लगा है? मैं ये बात ना मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी कही थी कि दादा ने मुझे एक सवाल किया था, भले कठिन काल, मैंने कहा था कठिन काल क्या होता है व्यक्ति की ज़िंदगी में। व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे कठिन काल वो होता है जब व्यक्ति की ज़िंदगी में शांति होती है, वो सबसे कठिन काल है, क्योंकि आपको बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति शांति में भी मेहनत करे, जो शांति में पसीना बहाए, वही व्यक्ति सक्सेस की तरफ जाता है। तो आप एक समझो, शिवाजी महाराज का जिस समय जन्म होता है, उनके पिताजी सरदार थे आदिल शाही में, एक बड़े पोजीशन पे थे। उनके मामा का जो साइड था वो मुगलों के साथ में थे, मुगलों के अंडर में सेनापति हुआ करते थे या उनके सेना में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में तो ऑप्शन तो बहुत थे ना, वो भी सरदार के ले सकते थे, खुश रह सकते थे, इजी जीवन। माँ बाप ने कहा JEE नीट दे दो, इंजीनियरिंग बन जाओ, सब जा रहे ऑफिस जा रहे, कर सकते थे। बोले नहीं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ा, मैं तो हिस्ट्री बनाऊंगा, क्योंकि आशीष भारतवंशी को पढ़ाना पड़ेगा बाद में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय पे क्या चुना? आपके पास में 4 जब ऑप्शन है कि आप खुद आदिल शाही में चले जाओ, आप मुगल शाही में चले जाओ, आप कुतुब शाही में चले जाओ। कुतुब शाही कौन? कुतुब शाही भी वहां पे था, मतलब अच्छा। ये सारे के सारे जो बहामनी किंगडम था, बहामनी साम्राज्य जो निकला खिलजियों के बाद में, जब तुगलक उगलक के बाद में एक किंगडम साउथ में आया, तो 1313 सेंचुरी में, उसी से ये सारे फूटे थे। निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, ये उसी के एक्सपांड हुए, एक अपना बच्चा छोड़ते ये सब एक्सपांड हुए। तो कुतुब शाही में भी जा सकते थे, वो जाने को तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन ही सेड नो, वी वांट आवर ओन किंगडम एंड स्टार्टेड। उसके बाद में चीज़ें 1649 तक अच्छी रही, 19 साल की उम्र तक। 1649 में शाहजी राजे कैद होते हैं। 7 साल तक शिवाजी महाराज को सारी चीज़ों पे पॉज लगाना पड़ा, हर चीज़ के ऊपर। 7 साल का, आप सोचो 50 साल की उम्र है, एक 7 साल का पॉज तब लगा। शिवाजी महाराज जिस समय आगरा से वापस लौट के आए, अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, 19 साल की उम्र थी शिवाजी महाराज की, 7 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया या कर रहे थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, एक 7 साल का वहाँ पॉज लगा। जब आगरा से वापस लौट के आए, उस समय भी 3 और 4 साल का एक पॉज लगा, फिर से लगा, क्योंकि संधि हो चुकी थी मुगलों के साथ में कि भैया हम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि अटैक होने के चांसेस थे। तो अभी आपको ये समझना होगा, लेकिन 7 साल के बाद शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जावड़ी अपने अंडर में ली। जावड़ी उस समय आदिल शाह का कोई क्षेत्र है, हाँ जावली क्षेत्र है, जो कोल्हापुर को लग के है, और उसी के नीचे में आप देखोगे तो कर्नाटका की बॉर्डर शुरू होती है, वहां से वो क्षेत्र आदिल शाह के अंडर में था। उसका मेन सरदार था अफजल खान। शिवाजी महाराज ने जावड़ी अंडर में ली 1656 में, और उसके 3 साल बाद उन्होंने अफजल खान को मारा है। अब अफजल खान को मारना लोगों को ये दिखता है पराक्रम की, वो जो 2 मिनट में शिवाजी महाराज ने बिचुआ जो बोलते हैं हम लोग, छोटा बिचुआ होता है, छोटी सी तलवार जैसी होती है, वो डाल के खींचा, वो भले ही 2 मिनट का शॉट होगा, लेकिन उसके लिए 1649 to 1659 10 साल शिवाजी महाराज ने अपने आप को रीस्टैब्लिश करा है। वो सबसे कठिन काल होता है। अफजल खान ये कोई छोटा मोटा सरदार थोड़ी है,
उसने औरंगजेब को कैद किया है एक समय पे। अच्छा कल्याण की लड़ाई हुई है, अच्छा। तो अफजल खान उस समय, औरंगजेब उस समय पे गवर्नर था साउथ का, साउथ का। डेक्कन का। हाँ तो उस समय अफजल खान की और इसकी लड़ाई हुई। अब औरंगजेब बड़ा शातिर था, तो उसने अफजल खान के हेड को पत्र लिखा कि देख, अफजल खान अंडर में था किसी के, देख यदि मुझे कुछ हुआ तो सारी मुगलों की सेना आएंगी और फिर तुझे तकलीफ हो सकती है, शाहजहां तुझे छोड़ेगा नहीं। ये डर गया कि आदिल शाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आदिल शाह वैसी तबाह हो जाएंगी, इसने छोड़ दिया। अफजल खान ने औरंगजेब को कैद किया है। अफजल खान का दरारा खौफ इतना था, पूरे भारतवर्ष में खौफ था। अफजल खान वॉज अ वेरी 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 डेंजरस, वेरी एनर्जेटिक, एक्सट्रीम वैलोर। देखो दुश्मन है, वो अफजल खान को मारा, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, दुश्मन भी बड़ा है ना उतना। कोई साधारण व्यक्ति को मारते, मैं हमेशा कहता हूँ साधारण व्यक्ति को मारते तो नाम नहीं होता है, नाम नहीं होता। हाँ। विलन बड़ा होना चाहिए। हाँ। उतना बड़ा विलन है। 10 साल के बाद एक 6-7 साल का एक पॉज है, उसके बाद 1656 में कार्रवाई शुरू हुई है, 3 साल के भीतर में वो आया है, 3 साल में उसको खोला है। लेकिन उस समय में जो शांति का पीरियड है, वो तैयारी का पीरियड है। एक एक जन को जोड़ना, एक एक जन के साथ में रहना। देखो युद्ध कैसे करना है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये युद्ध कैसे करना है, युद्ध जिसको करना आता है वो युद्ध जीत सकता है। जिसे युद्ध आता है वो कई युद्ध जीतेगा, लेकिन जिसे ये पता है कि किस समय पे किस जगह पे युद्ध करना है, वो सारे युद्ध जीतेगा। वो 10 साल का जो पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। रोज विजुअलाइज किया होगा। रोज विजुअलाइज करना कि हमें कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। मन में एक, आप सोचो ना, 19 साल की उम्र में आपका सब वेल एंड गुड चल रहा है, आप कितने किले जीत चुके हो, सडनली न्यूज आती है कि पिताजी को कैद कर लिया, रुकना पड़ेगा। और वो पीस आपको शांति 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 खाती है। कभी कभी जब आप शांत बैठे होते ना, जब आपके पास में सारा साम्राज्य है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, वो खाती है। उसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं कि तलवार निकाली चले गए युद्ध करने के लिए, कैसे क्या कर लिया ना, शांति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे इंस्पायरिंग होती है। और अभी उस दौरान हमने देखा, मैंने आपका वो प्रसंग भी देखा था जब आपने वो स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हो। 3 साल वो शायद मॉनसून का भी सीज़न था, और हमने मतलब जैसे वो वीडियो थी उस दौरान प्रिपरेशन भी की उन्होंने कि 25,000 आदमी मेरे से मिलने आ रहे हैं, हमारे पास तो कुल 5,000 ही हैं। तो कितनी रोज तैयारी की होगी? अफजल खान के प्रसंग का देखो, अफजल खान 3 साल का तो नहीं था वो प्रसंग, मतलब वो तकरीबन 1659 में ही निकलता है। नहीं चलो मैं 3 साल का नहीं कह रहा, लेकिन मैं सबसे बड़ा चैलेंज की बात है, रोज रोल प्ले करके देखने लग रहे हैं कि इतना हेल्दी बंदा है। देखो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को जब मारा, ये प्रसंग नवंबर के महीने का है, तो वो निकलता है तकरीबन फरवरी और मार्च के महीने में वहाँ से बंगलोर से, और वो वाया रूट आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं आया शिवाजी महाराज को मिलने। वो सबसे पहले मंदिर फोड़ रहा है जगहों के, डर बैठाने के लिए कि शिवाजी महाराज बाहर निकलेंगे। अच्छा। अब उसकी सेना में उस समय पे अगर आप एस्टिमेट लगाओगे 35,000 से तकरीबन 60,000 के बीच में लोग थे। एस्टिमेटेड नंबर अलग अलग है, लेकिन ज्यादा थे। अपनी संख्या इतनी नहीं थी। अपनी कुल मिला के सब मिलाएंगे तो 5,000 से 10,000 भी होंगे। उसमें भी 5,000, आप 10,000 के 10,000 थोड़ी निकालने वाले, कुछ तो रिजर्व फोर्स रखना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो प्रसंग ऐसा भी सबके ऊपर आया कि इसको हराएंगे कैसे, क्योंकि ये नजर सबकी थी। कुतुब शाह, आदिल शाह, निज़ाम के कुछ लोग थे, अंग्रेज, पोर्तुगीज, सबकी नजरें है कि अब तो शिवाजी महाराज का खात्मा पक्का है। एक जो चिंगारी उभर के आई है, जो रिबेल समझते थे, रिबेलियन, जो रिबेलियन उभर के आए हैं शिवाजी नाम का। मैं शिवाजी नाम का इसलिए बोल रहा हूँ, शिवाजी महाराज की देखो, मैं हमेशा कह रहा हूँ ना कि व्यक्ति समझना होगा। अभी मेकिंग हो रही है, उनके मेकिंग हो रही है उनकी। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये तो गए। अब शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करी कि वो जो व्यक्ति है जो आ रहा है उसकी ताकत कितनी है, उसका इंटेलिजेंस कितना है। तो शिवाजी महाराज को पता चला यार ये कद में ऊंचा है। तो शिवाजी महाराज ने कहा हाँ, फिर हमें जब इससे मिलने जाएंगे तो हमें एकांत में मिलना होगा, इसे ही मारना होगा। तो शिवाजी महाराज तकरीबन अपने शरीर का वजन बढ़ा रहे हैं रोज। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज यूज्ड टू ईट वंस इन अ डे, वंस और ट्वाइस मैक्सिमम। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी खुराक बढ़ाई। रोज मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस हो रही है कि यहाँ से गर्दन दबाएंगा तो कैसे निकलेंगे, यहाँ से गर्दन दबाएंगा तो कैसे निकलेंगे। शिवाजी महाराज ने साइकोलॉजिकली उसके साथ खेला है। वो डायरेक्ट आएगा, उसके पहले शिवाजी महाराज ने उसको पत्र लिख के बोला
कि भैया रुक जा, मैं मिलने आता हूँ। साइकोलॉजिकल वारफेयर की। हाँ, उसे लगा यार डर गए शिवाजी महाराज, अच्छा। अपने वकील को भेजा, बोले उनको जाके बताओ कि ये शिवाजी तो बहुत डर गया है। अब वहाँ पे बात ऐसी थी कि अफजल खान का वकील और शिवाजी महाराज का वकील, देखो ये ना ये एक बहुत होता है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को बहुत सताता है कि कृष्णा भास्कर कुलकर्णी उनका वकील था। बोले नहीं, ये तो ब्राह्मण उन्हीं के साथ में, गोपीनाथ बोकिल भी उन्हीं के वकील थे शिवाजी महाराज, वो भी ब्राह्मण थे यार। और अफजल खान के साथ में आने वाले सरदारों में शिवाजी महाराज के कजिन चाचा भी आए थे शिवाजी महाराज को मारने के लिए। अच्छा, बम्बाजी भोसले। बताओ। ये कास्टिज्म वाला इशू नहीं था, ये स्वार्थ और राष्ट्र प्रेम वाला इशू था। तो शिवाजी महाराज के साथ में गोपीनाथ बोकिल वकील बन के गए। हाँ, बता, घर परिवार का ही मारने आया है वो। हाँ, गोपीनाथ बोकिल गए, बात करी, बोले शिवाजी डर गया, बोले आप टेंशन मत लो। बोले कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ही इज अ ब्राह्मण, आई एम अ ब्राह्मण, हम दे रहे बोले आपको जवाब, आएंगे बोले। अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि अफजल खान ने जब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को भेजा था तो शिवाजी महाराज ने उसको बहुत एंटरटेन रखा, रात में सोया, बहुत उसकी खातिरदारी करी। गोपीनाथ बोकिल जब गए, गोपीनाथ बोकिल रात में सब सो जाने के बाद में रात को उठे, सबको पैसे दिए, बताओ इसकी प्लान क्या है। एवरी टैक्टिक ही वाज यूजिंग, उसको रोक के रखा, साम दाम दंड भेद। एंड देन शिवाजी महाराज रोट लेटर की मैं डर गया हूँ, अब ऐसा करो आप खुद ही मिलने आ जाओ। तो वो इतनी बड़ी सेना लेके तो आ नहीं सकता था, उसको बोला आप थोड़ी सेना लेके आओ। और हुआ ऐसा कि शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा टाइम पास किया फरवरी से नवंबर के बीच में, तो कई सेना उसकी निकल भी गई थी, वापस भी जा रही थी, कुछ कम भी हुई, लूट ही एकमात्र धंधा होता था क्योंकि नहीं, क्योंकि इतनी सारी सेना आप रख के करोगे क्या इतने टाइम तक। धीरे कम भी हो रही थी, क्योंकि फरवरी मार्च में आप आए हो, उसके बाद में भैया बीच में बरसात भी आ रही है, सह्याद्री में बरसात है, बहुत खतरनाक चीज, धीरे कम भी। शिवाजी महाराज आए वहां पे, शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पे मिलने आया अफजल खान। बोले मैं डर गया हूँ, आप आ जाओ, कम सेना लेके आओ। थोड़ी कम सेना लेके जावड़ी के जंगल में बैठा के रखा सबको। ऐसा प्रतापगढ़ का पहाड़ है, नीचे जावड़ी का जंगल है, जावड़ी के तो घने होते हैं उधर। हाँ, तो जावड़ी के जंगलों में सब उनकी सेना थी। अफजल खान अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ में ऊपर में था, प्रतापगढ़ के ऐसा नीचे का पायथा जो बोलते हैं हम लोग, और मीटिंग वहीं पे फिक्स हुई थी, 10 लोगों के साथ में आया था वो, और डिसाइडेड था कि 10 हम ले जाएंगे, 10 आप ले जाना। अब छत्रपति शिवाजी महाराज चलना शुरू किया, किले से नीचे उतरे, किले से उतरने के बाद भी शिवाजी महाराज ने सबसे पहले, अब सैयद बंडा अफजल खान का बॉडीगार्ड था। अब यहाँ पे अब मेरा अगला सवाल युद्ध प्रणाली देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सैयद बंडा जो है अफजल खान का बॉडीगार्ड है, और सैयद बंडा जो है ये दंडपट्टा चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। मतलब दंडपट्टा यानी कि बाजीराव मस्तानी देखा है आपने? हाँ। तो बाजीराव मस्तानी में वो एक ऐसी लचकती हुई तलवार, हाँ, वो एक लचकती हुई तलवार जो होती है, वो लचकती हुई तलवार को दंडपट्टा कहते हैं। अच्छा, कि वो थोड़ी ब्लेड्स होते हैं। हाँ, ब्लेड्स होते हैं, तो उससे आप जब घुमाओगे तो उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा रहेगा, और स्पीड में वो 10-15 लोगों को काट सकता है। तो वो दंडपट्टा चलाने में बहुत एक्सपर्ट था। अब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता थी, तो शिवाजी महाराज अपने साथ जीवा महाला को लेके गए। जीवा महाला भी उतने ही स्पीड में दंडपट्टा चला देते। शिवाजी महाराज ने अपने साथ में संभाजी कावजी को रखा, क्योंकि संभाजी कावजी की हाइट अफजल खान की हाइट के इक्विवेलेंट थी, बराबर थी। ऐसे सारे लोगों को इस्टेब्लिश करके शिवाजी महाराज वहाँ पे लेके गए। और शिवाजी महाराज जब वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे सारा प्रसंग हुआ, और जब सबसे पहले अफजल खान के पेट में उन्होंने मारा, उसके बाद शुरुआत अफजल खान की तरफ से हुई या फिर किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन किसी को नहीं पता छावनी के अंदर क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेफ्टिस्ट लोग बहुत ये करते हैं कि देखो शिवाजी महाराज ने छल से मारा, वो कंचे खेलने आया था, वो मर नहीं आया था ना, तो हम तो मारेंगे उसको। हाँ, वो आया क्यों था, वो भी घमंड में था एक बार। और देखो उसकी हिस्ट्री रही है, ऐसा नहीं कि उसकी हिस्ट्री रही है, उसने दगा करके कई राजाओं को इसके पहले मारा है, ऐसे ही बुला के। तो अगर वो ऐसा करता है, उसी के साथ वैसे के वैसे किया उसको। ये तो वो मारने के बाद सैयद बंडा दौड़ के आया शिवाजी महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए। जीवा माला ने अपना दंडपट्टा निकाल के उसके हाथ छाटे। तो हमारे पे कहावत है कि हाथ छाटे मतलब उसको हाथ काट दिए। तो वहां पे कहावत आती है कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवाय, यानी कि था जीवा महाला इसलिए बचे शिवाजी महाराज, ऐसा। तो ये पूरा प्रसंग आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दिखाता है। लेकिन इस प्रसंग के पहले जो तैयारी होती है ना, कठिन तैयारी होती है, तैयारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने एक चीज बताई कि
शुरुआत के अंदर शिवाजी महाराज की फ़ौज के अंदर भी मुसलमान थे, ये थे। जब ये चीज़ें चलती हैं, उनको शिवाजी को भी एक तरीके से सेकुलर दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैं सीधा सा सवाल ये है कि जहाँ पर इतने बड़ी घटना घटी है, वहाँ पर भी किसी एक भी मुसलमान को ना लेके जाना, हमारे को एक उस चीज़ के ऊपर भी डाउट लगता है कि वो जो पंजाबी दे दिया था बाघ नख, वो किसी मुसलमान ने बना के दिया था, क्या ये भी सच है? क्या सही में लगता है कि शिवाजी महाराज सेकुलर थे या फिर ये नहीं वो चीज़ है? देखो, उस समय पे ना सेकुलरिज्म की कोई व्याख्या नहीं थी। हम्म, सेकुलरिज्म की व्याख्या उस समय पे, आप एक समझो ना, आप पहली बात, महाराणा प्रताप के समय पे जब आप ये कह रहे हो कि महाराणा प्रताप की सेना में उस समय पे सूरी साम्राज्य के कुछ लोग हकीम खान और हकीम खान सूर था या कुछ पठान भी थे। दे वर नॉट देयर बिकॉज दे वर नेशनलिस्टिक पीपल और दे वांट टू फाइट विद महाराणा प्रताप। दे वर देयर बिकॉज दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। हाँ, वो अपना राज लेना वो अपना राज लेना चाहते थे। दूसरी, जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की आती है, शिवाजी महाराज को आप सेक्युलर कैसे कह सकते हो? क्योंकि उस समय पे मुसलमानों को तुर्क समझा जाता था। तुर्क। आप एक बात समझो, आप अच्छा चलो मैं आपको अच्छा, इसको पूछने से पहले एक यही सवाल है, तुर्क से ही हम आएंगे। तुर्क की परिभाषा जो होती है, अभी हमारे जो लोग होते हैं वो तुर्क ही सोचते हैं, ये वाले तुर्क या मिडिल ईस्ट वाले तुर्क? असल तुर्क मतलब कौन से तुर्क? मतलब जैसे मैंने नहीं समझा। जैसे तुर्क जो लोग होते हैं वो ये हैं सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं, इनको तुर्क बोला जाता है कि भाई ये तुर्क हैं, या फिर जो थोड़े यूरोपियन लुकिंग? देखो, तुर्क शब्द ना, ये श्रीमद् भागवतम में भी तुर्क ही शब्द यूज हुआ है। हाँ, इनका उगम उस साइड से है, मिडिल ईस्ट के सऊदी से जो उगम हुआ है, लेकिन ओवरऑल सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज तुर्क ही कहते थे। हाँ, भले ही मुगल आए नहीं थे टर्की के साइड से, तुर्क ही शब्द यूज होता था। अच्छा। कि टर्कियन एक सभी को एक कॉमन नॉमेनक्लेचर में तुर्क बोला जाता था उस समय में। तो शिवाजी महाराज ने तुर्क शब्द यूज किया, महाराणा प्रताप ने तुर्क शब्द यूज किया। इनको फॉरेन इन्वेडर ही समझा जाता था। ओके। कुछ थे जिनको अफगानी समझा जाता होगा, लेकिन इनके लिए फिर भी एक कॉमन वर्ड होता था, मलेच्छ जो बाहर से आए हैं, हाँ, या फिर यवन जो बाहर से आए हैं फॉरेन लैंड से, या फिर तुर्क। तुर्क। उस समय पे अगर मैं आपको कहूंगा कि आज़ाद हिंद सेना में या फिर कोई ब्रिटिशर भी थे, तो ये सुनने के लिए अटपटा नहीं लगेगा। उसी तरह से उस समय पे इनको आक्रांता और बाहरी व्यक्ति ही समझा जाता था। अब जैसे मैंने पहले बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कुछ मुसलमान थे, वो इसीलिए थे क्योंकि शिवाजी महाराज पहले आदिल शाह में सरदार की थी। तो 10 सालों तक नेवल हेड, और नेवी जब इस्टेब्लिश हुई, तो नेवी इस्टेब्लिश होने के बाद शिवाजी महाराज को नेवी का काम समझने के लिए कुछ समय तक अपने पास में कुछ लोगों को रखना पड़ा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो शिवाजी महाराज ने सभी को हटा दिया है टाइम टू टाइम। उस समय पे सारे पत्र व्यवहार फारसी में हुआ करते थे। ये सबके नाम और सबकी चीज़ें है ना, मैंने वीडियो में बताई है वैसे भी, हाँ, कई वीडियो में बोल चुका हूँ मैं 10 बार। तो इन लोगों को रखना बहुत जरूरी था। 10 साल के बाद आप देखोगे तो इनके नाम आपको नहीं दिखते, और गिने के मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि आप मुझे 15, 20, 25 नाम के ऊपर नाम दिखा दो, मैक्सिमम 10 या 12 या 13 नाम होंगे। तो गिनती अगर हम करें तो कितने मुसलमान रहे मैं होंगे? वही कह रहा हूँ ना, 12 या 13 होंगे मैक्स, मैक्सिमम, और वो भी एक टाइम पीरियड तक। सर्टेन। क्योंकि शिवाजी महाराज जब दक्षिण दिग्विजय पे निकले, हाँ, कुतुब शाह के साथ शिवाजी महाराज ने समझौता किया है, लेकिन समझौता भी ऐसा है कि बड़ा मैं रहूंगा, चौथ देनी पड़ेगी, टैक्सेशन देना पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं, अब ये वो करते हैं, पहले आप बताओ फिर पूछता एक तो चौथ या फिर मौत, बोले चौथ देनी पड़ेगी, बोले चौथ नहीं तो मौत। हाँ, इतना टेरिटरी रहेगी। हाँ। शिवाजी महाराज की सेना में ये जो कहते कि 5000 पठान थे, ये थे, इनका आप कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स निकाल के आप पत्र लेखन तो दिखा दो, मिलता ही नहीं है। ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि हर जगह जानबूझ के पठानों को घुसाया जाना है, ज्यादा एग्जेगरेट किया जाता है हर जगह हिंदुओं के ये अंदर। क्या हुआ, ये एक IITN के एक प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, उसके बारे में आएंगे, अब अगले से पूछेंगे, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ, आपने अभी एक शब्द बोला चौथ। चौथ ये है क्या? और ऐसे एक शब्द और सुना था सरदेसाई, ये चौथ क्या है? आपने बोल दिया चौथ या मौत। हाँ, ये क्या चीज है? देखो, ये होता था कि जब हम मराठास जब एक्सपेंडिशन अपना लेके जाते थे किसी जगह पे, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उस समय पे आपको टैक्सेशन देना पड़ता था कि भैया हम आपके अधिपति हैं। जैसे मुगलों को टैक्सेशन जाता था हर जगह से, वैसे मराठाओं ने भी टैक्सेशन लगाया सभी पे कि भैया इतना आपको देना पड़ेगा,
इतना एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा, और ये टैक्स रहता था कि कल को आपके ऊपर कुछ समस्या आई तो हम आपको बचाने के लिए आएंगे। अच्छा, प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम हुम, आइदर फ्रॉम इन्वेडर और फ्रॉम अस। अच्छा आप नहीं दोगे तो हम आपको दोएंगे, अच्छा, नहीं तो बाहर वाले तो दो ही रहे हैं। आज के टाइम पे हफ्ता नहीं बोल सकते इसको, ये हफ्ता थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन उस समय पे आप देखो ना लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का रहने का तरीका कैसे चल रहा है। एक तो लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर ईदर शेकिंग देयर हैंड्स विद द इन्वेडर्स, लेकिन शिवाजी महाराज तो अपने संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, अपने संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं ना, स्वराज की। मैं ये जरूर मानूंगा कि समय रहते हुए लेटर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में, बहुत बाद में, 100 सालों के बाद में, चौथ का जो एक प्रणाली थी वो थोड़ी सी विभत्स हो चुकी, गलत रूप। मैं ये हमेशा बोल चुका हूँ, वो गलत प्रणाली में जा चुकी थी कि भैया आप बहुत ओवर कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, लोगों को तकलीफ भी हो रही है आपसे। पानीपत का युद्ध भी आप उसी के वजह से हार रहे हो, पानीपत पे अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको कोई मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये नियम वो हुआ है। लेकिन उस दौरान की अगर हम बात करते हैं, जब शुरुआत में कोई खड़ा हो रहा होता तो उसके लिए कैपिटल तो लगती है, मतलब संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे। हाँ। संसाधन जुटाने के लिए जब हर जगह हमारे दुश्मनों का राज हो, प्यार से तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो उस वक्त की शायद मजबूरी रही होगी ये। अच्छा, अब आप ये बता रहे थे कि कहाँ के प्रोफेसर आप बता रहे थे, एक तो वो, हाँ। और दूसरी आपने बताया कि हर जगह जो भी हिंदू राजा होता है कुछ भी, तो उसके अंदर हर जगह 5,000 पठान, 10,000 पठान। ये देखो क्या होता है ना, एक दौर चला है भारत में, एक दौर चला है भारत में। आप अगर 60s और 70s का दौर देखोगे, 60s 70s 80s का दशक देखोगे, वो दशक कम्युनिस्टों ने बहुत अपने हाथ में रखा। अब समय क्या था, देयर आर 2 systems of capitalizing the history of this country. Either showcase, उनका अगर आप एक साइंटिफिक मॉडल देखोगे ना हिस्ट्री राइटिंग का, मार्क्सिस्ट जो पैटर्न है, उसमें उनका एक पैटर्न है कि भैया क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो वो जब अशोका की बात करते हैं, या वो जब कहते हैं कि अशोका इतना बड़ा क्यों हुआ, कि उसने बुद्ध धर्म को आगे फैलाया। लेकिन अगर आप देखोगे, जहां पे एक चाणक्य की बात निकल के आई, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात निकल के आई कि एक ब्राह्मण व्यक्ति किसी एक जगह से पकड़ के एक व्यक्ति को लेके आया, उसको राजगद्दी पे बैठाया, इसके बारे में डिस्कशन होगा? नहीं होगा। लेकिन अशोका के बारे में डिस्कशन होगा। बुद्धिज्म दिखा रहा है, भैया बुद्धिज्म लाया, बुद्धिज्म और हिंदुज्म में ये था, बुद्धिज्म और हिंदुज्म में कॉन्फ्लिक्ट था, जैनों में हिंदू में कॉन्फ्लिक्ट था, वो हमारा ही पार्ट था, सनातन का ही हिस्सा है वो कोई अलग नहीं है। किसी को नहीं मानना है, वो मानने से नहीं होने वाला, जो है वो रहेगा। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हर जगह। अब उसी में से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में आए। अब होता क्या है कि आप कुछ चीजों को चाह के भी कॉन्कर नहीं कर सकते। तो ऐसा समय, अरे नहीं, वो तो लड़ाई धर्मों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई जो थी वो तो भैया वो ये अपने साम्राज्य विस्तार की लड़ाई थी। धर्मों की लड़ाई होती तो वो ऐसा थोड़ी होता। अब देखो, एक बात ये कहते हैं कि औरंगजेब, धर्मों की लड़ाई नहीं थी, औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी है। औरंगजेब ने एक मस्जिद तोड़ी है। आदिल शाह में जब उसने इन्वेड किया 1680s के दशक में, उसने मस्जिद भी फोड़ी है वहाँ पे। तो ज़रूरी है वो, हो सकता हो ये अपने वो एक गैदरिंग का एक प्लेस है, शायद उसको पता हो इसलिए कि ये हमारे मजहब के, मतलब एक टाइप से आज के टाइम पे जैसे कंटेम्प्रेरी वो बोला जाता है कि हमारे ये किले हैं, हमारे इस्लाम के किले हैं। हुआ ऐसा था, आदिल शाह जो था वो शिया था। अच्छा, फिर तो कर दिया हुआ। और वो सुन्नी था। कर दिया हुआ। उसने सबसे पहले जब आदिल शाह इन्वेड किया, इन्वेड करने के बाद जो आदिल शाह के तख्त पे बैठा था उस समय पे, उसको उसने कन्वर्ट करवा के सुन्नी किया। अच्छा, ये आपस में भी कन्वर्ट किया? वो आपस में भी होते थे। वो शिया था, उसको शिया से सुन्नी कन्वर्ट करवाया। ओके। आप अगर यहाँ पे देखोगे, इट वॉज अ टोटल फाइट फॉर योर कल्चर एंड योर रिलीजन ओनली, क्योंकि देश रिलीजन पे ही चलता था उस समय पे। धर्म के बाहर कोई नहीं था, धर्म को ही सर्वोपरि रखा जाता था, धर्म के अंदर ही चेंजेस होते थे, धर्म वाज एन एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे जो सबसे कमाल की बात लगी, इससे पहले एक जो चीज़ थी, जैसे अभी आपने बताया कि जजिया लागू होता था हिंदुओं पे या फिर नॉन मुस्लिम्स पे, जो भी काफिर थे या कुछ भी, मान लो हम ये बोल लेते हैं कि बुद्धिस्ट थे या कुछ भी बोल लो, वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू होता था। नहीं। अच्छा, इसमें भी एक ये है, अगर आप हिस्ट्री देखते जाओगे, जजिया सिर्फ
क्रिश्चियंस और यहूदी इन्हीं पे लागू होता था। और हिंदुओं पर? हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। आप उसका अगर जजिया का भी एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं। हाँ, जजिया का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जजिया सिर्फ क्रिश्चियंस और यहूदियों पे लागू होता था। तो भारत में तो थे ही नहीं। तो इनके लिए नियम था कि गला काटो। अच्छा। तो कुछ कन्वर्सेशंस खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें लिखे हुए, उनके अखबार, उनके पत्र, उनके कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में दिए गए। तो उनके यहाँ पर डिस्कशंस होता था कि भैया हिंदुओं के ऊपर जजिया नहीं है, जजिया का नियम हमें सिर्फ क्रिश्चियंस और यहूदियों के लिए बताया गया है कि दे आर ऑल्सो द बिलीवर ऑफ वन गॉड, एक ही इसको मानने वाले। पॉलीथिस्ट पे नहीं है, जब मल्टीपल को मानने वाले, मोनोथिस्ट पे है, लेकिन उसमें भी जो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा है उस पे है। तो आइदर दे आर क्रिश्चियंस और दे आर ज्यूज, तो दोनों में से किसी को कन्वर्ट करना है तो वो उनके ऊपर जजिया लगेगा। तो यहाँ पे उस समय पे डिस्कशन ये हुआ कि भैया यदि हम इतने सारे लोगों को एक साथ तो मार नहीं सकते हिंदुओं को, इनकी लोक संख्या ज़्यादा है, तो जब तक इनकी लोक संख्या ज़्यादा है तब तक इन पे भी जजिया लगाओ। लेकिन जजिया कैसे लगेगा? जजिया ऐसे नहीं लगेगा। जो व्यक्ति जजिया देने आएगा वो घोड़े पे नहीं आ सकता। अच्छा। वो पैदल आएगा। मोरक्को में एक बेइज्जती करो उनकी बेइज्जती करो, ठीक है, आप उनके थूक सकते हो उनके ऊपर। अच्छा। आप झापड़ मार सकते हो जजिया लेते वक्त। अच्छा, बेइज्जती करो ताकि वो उनको फील हो कि वो गलत काम कर रहा है। मोरक्को में तो वो एक झापड़ भी देता था और फिर जजिया लेता था। उत्तरी। तो ये नियम थे, भैया आपको जजिया लेना है तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। अच्छा, उस समय के कई जो स्टार्टिंग में जो एक राजा हुए, तुगलक या फिर ये सब जो हुए, इनके पत्रों में कई जगह पे ये उल्लेखित भी है कि भैया जजिया हम जब ले रहे हैं। अच्छा, जजिया का नियम कैसा था कि जो सबसे गरीब व्यक्ति रहेगा उसके लिए इतना हिस्सा, एक स्पेसिफिक हिस्सा, जो थोड़ा मिडिल क्लास रहेगा उसके लिए एक स्पेसिफिक हिस्सा, जिसकी आयत 20 दिनार रहेगी उसको इतना देना पड़ेगा। तो जो सबसे गरीब तबका होता था ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जजिया का लोड पड़ता था। तो जब ये जजिया का लोड उसके ऊपर पड़ रहा है तो वो व्यक्ति जजिया देगा या कन्वर्जन स्वीकार करेगा, उसको तो जिंदा रहना है। तो उनके पत्र में अगर आप देखोगे तो वो स्पेसिफिकली लिख के आता है कि भैया हाँ, जब जजिया लिया जा रहा है तो कन्वर्जन बड़े रेट में हो रहा है। तो जजिया वॉज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन एज वेल। अच्छा, अब इसी से सवाल था मेरा, पहली बार ऐसा हुआ, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जो ये मुस्लिम शासक थे इन्होंने जजिया लिया, चाहे वो तुगलक ने लिया हो, औरंगजेब ने लिया हो, लेकिन सबसे पहले एक ऐसा काम हुआ कि हिंदुओं ने एक तरीके से उनसे चौथ ले लिया। चौथ तो सभी से लिया। हाँ, चौथ लिया सबसे, लेकिन डेडिकेटेडली तुम्हारे को तो देना ही देना है। हाँ, देना ही देना है, या तो दो नहीं तो मौत है। हाँ, चौथ दो या मौत लो। हाँ, ठीक है। इससे पहले ये कभी ये दुनिया में, क्योंकि 400 साल तक देखो एक इंडिपेंडेंट किंगडम, एक नई सोच भी लेकर के आए। इंडिपेंडेंट किंगडम उस समय पे मेवाड़ियों का था। महाराणा प्रताप के समय में 16वीं सेंचुरी में था, लेकिन फिर उसके बाद में अमर सिंह जी के साथ में तय हुआ और वो औरंगजेब के अंडर में उनको, औरंगजेब मुगलों के अंडर में उनको उस समय पे जाना पड़ा। ठीक है। उसके बाद में भारत में ऐसा कोई खुद का अपना साम्राज्य नए से इस्टेब्लिश करने वाला कोई राजा नहीं था। अहोम साम्राज्य ने 800 साल तक लड़ा दिया है, वो लड़े हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिश साम्राज्य है, नया साम्राज्य कोई नहीं। और उसके बाद में भी नए साम्राज्य के बाद में भी विस्तारवादी हिंदू संस्कृति को लेकर जाने वाला विचार प्रणाली किसी की नहीं है। नो डाउट महाराणा प्रताप का संघर्ष बहुत बड़ा है, जबरदस्त है, लेकिन वो मेवाड़ तक सीमित है, उसने बाकियों को प्रेरणा दी है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वर्ड है कि भैया मेरे को सिंधु तक और नीचे पूरा भारत चाहिए, लेंगे तो सब लेंगे, भारत आजाद करना है। शिवाजी महाराज का जो विजन है नेशनलिस्टिक है। कुछ ऐसे राइटर है फिर वो कहते हैं कि भैया छत्रपति शिवाजी महाराज तो 4 जिलों के राजा थे। एक तो आपने ये 2 सवाल एक साथ ही मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये पूछा गया कि कम्युनिस्ट जो वो 4 धारा थे, उन्होंने एक चीज़ खड़ी करने की कोशिश करी, जैसे कि जो रामदास महाराज हैं, रामदास स्वामी जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके रिलेशन के बारे में। अच्छा, और दूसरी जो चीज़ है ये जिनका आप अभी बोलते हुए चर्चा कर रहे थे, वो जरूर मेरे हिसाब से जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वो रामचंद्र गुहा जी हैं। हाँ, और रामचंद्र गुहा जी है जो आपने अभी थोड़े दिन 4 जिलों के वो थे, वो उनको हमेशा नीचे करके दिखाने की कोशिश करी। तो ये 2 सवाल है मेरे, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो कैसा था, एक तो रामचंद्र गुहा ही इज ए कम्युनिस्ट राइटर,
अगेन, ठीक ओके। है। उनकी विचारधारा उसी सेक्टर से आती है। वो हो गए राम पुनिया हो गए, जो IITN वाले टीचर कह रहा था। हाँ अब रामचंद्र गुहा ने क्या कहा कि वो शिवाजी महाराज इज नॉट अ वेरी बिग लीडर, वो 4 जिलों के राजा। अरे हाँ, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उस सेक्टर में आप अगर देखोगे तो उनके जितना भी स्वराज्य है वो बहुत बड़े पैमाने में फैला नहीं है। वो किले भी 350 किलो बहुत बड़े पैमाने में से फैले हुए नहीं है, आसपास आसपास तो ठीक है, माना मैंने। लेकिन उसके बाद में जब एक गलती यदुनाथ सरकार से हुई, उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी, यदुनाथ सरकार कौन? जो बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, ओके। उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने क्या लिखा, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नीचे जा रहे हैं। लेकिन मुगल एम्पायर का फॉल दिखाने से अच्छा अगर उन्होंने लिखा रहता ना राइज ऑफ मराठा पावर, तो हिस्ट्री का आज कुछ तख्ता पलट और होता, पर्सपेक्टिव अलग होता। हमने कैसे पढ़ रहे हैं, आप एक तो मुगल का फॉल देख सकते हो, मराठाओं का राइज देख सकते हो। हाँ ग्लास आधा भरा हो सकता है, आधा खाली हो सकता है। हाँ। तो जिस समय पे मराठाओं का राइज हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के तंजावर में किले हैं, तंजावर साउथ में, हाँ तंजावुर, मैं गया हूँ वहाँ पर। तंजावर के साइड में किले हैं, शिव का मंदिर है वहाँ। अगर आप देखोगे ऊपर में दिल्ली का तख्त फोड़ा है इन्होंने, मराठों ने। किसी साम्राज्य ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने को 500 लोग लेके बाजीराव घुसा है, 500 लोगों के साथ उसने दिल्ली का तख्त फोड़ दिया है। मुगलों के दरबार में बातें चलती थी, बोले बाजीराव को तो ऐसे मारेंगे, बोले ऐसे। बाजीराव को जब बात पता चली, बाजीराव बोले ऐसा मारेगा, 500 लोग लेके अटैक कर दिया उसने। तो ये अगर आप देखोगे अटक से कटक तक, अटक से कटक, अटोक यानी कि वो पाकिस्तान के साइड में जो आता है, नहीं अटक उधर, अटक उधर है और कटक इधर है, उड़ीसा के साइड में। तो अटक से कटक तक मराठों ने झंडा गाड़ दिया था, नीचे और नीचे तक आए, हैदराबाद के निजाम को भी धोया धड़ धड़ा के। तो आपको एक बात समझनी होगी कि व्यक्ति अच्छा, फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए, भगत सिंह भी हुए, उन्होंने कहा स्वतंत्रता में युद्ध लड़ा, वो तो पहले शहीद हो चुके थे। पहले ही फांसी पर। ऐसे नहीं होता है। व्यक्ति जब एक बीज रखता है ना, वो बीज का आगे जाके वटवृक्ष कैसे होगा ये आपको नहीं पता, वो रखना जरूरी होता है। आगे जाके समय बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रामदास स्वामी का जब आपने सवाल किया उस पर मैं आता हूँ। अब देखो रामदास स्वामी जो है ना, रामदास स्वामी ये जन्म से, अगर हम जन्म के प्रणाली से ले तो वो ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है कि भैया नहीं, उनका कोई संबंध नहीं था, उनके साथ में रामदास स्वामी का कोई कनेक्शन नहीं। देखो, और वो रामदास स्वामी उनके गुरु नहीं थे, ये भी बताने की कोशिश होती है। मेरे को एक बात बताओ, आप जब स्कूल में जाते थे, आप एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट सीखे थे क्या? नहीं ना, नहीं। आप अलग अलग टीचर से सीखे ना। व्यक्ति के जिंदगी में एक ही गुरु हो ये जरूरी थोड़ी है। हाँ, शिवाजी महाराज को रामदास स्वामी बचपन में नहीं मिले हैं। ये जो कुछ कहानियां बहुत ज्यादा आ जाती है कि भैया बचपन से उनके साथ में थे, बहुत ट्रेनिंग वेनिंग ना। अफजल खान जब सबसे पहले आया, तब सबसे पहले पत्र लिखा था रामदास स्वामी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कि वो देख, वो सरदार वहां से निकल चुका है। हमारे यहाँ पे एक आरती होती है, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, शायद सुनी होगी, नहीं पता मुझे आपने। तो ये जो आरती होती है, सुख करता दुख हरता गणपति का नाम है, वार्ता यानी कि वार्ता, विघ्नाची यानी विघ्न की। तो वो गणपति के लिए आरती कि भैया वो निकल चुका है, वार्ता आ चुकी है, विघ्न की वो आ रहा है, गणपति तू हमें प्रोटेक्शन दे। और फिर लेटर लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को। रामदास स्वामी ये अपने आप में बहुत बड़े क्रांतिकारी है। उस समय पे समस्त भारत का भ्रमण उन्होंने किया है, भारत का भ्रमण करके अखाड़ों का एस्टेब्लिशमेंट किया है। जो सुबह सुबह नमाज पढ़ी जाती थी, उस नमाज पढ़ के ये जो अत्याचार होते थे बाद में, ये जितने भी बाहर निकलते थे इकट्ठे होकर के फिर करते, तो ये जो था उसके अगेन 18 मारुति के मंदिर वहां पे उन्होंने बनाए, हनुमान जी के मंदिर बनाए, अखाड़े बनाए। अखाड़े बनाने के बाद अपनी पूरी फोर्स खड़ी की। अच्छा, उन्होंने उस समय पे वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण विट्ठल, हमारे यहाँ पे जैसे कृष्ण बहुत फेमस थे, या फिर कृष्ण की पूजा होती थी, इन्होंने राम की पूजा शुरू की। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ में राम, नॉर्मल राम नहीं दिखाया। ओके। राम दिखाया वो राम जो कोदंडधारी है, जो कोदंड उनका बाण है कि भैया आक्रामक राम है। वो शिवाजी धनुष के साथ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि तुम्हें वैसा बनना है राजे, तुझे वैसा बनना है। शिवाजी महाराज अपना साम्राज्य विस्तार और सारी चीजें पहले शुरू कर चुके थे। रामदास स्वामी उनकी जिंदगी में बहुत लेटर ऑन में आता है। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु आपकी जिंदगी में जब आता है, वो जिंदगी की उम्र में, किसी भी उम्र में आए, वो आपको अध्यात्म की तरफ और आपको राष्ट्र शक्ति की तरफ खींच के लेके ही जाएगा। अभी आपने बताया कि जैसे
एक आध्यात्मिक गुरु आ जाता है और ये करता है। सवाल इसके ऊपर ये है कि आपने शिवाजी महाराज की जो धर्म है और उनके विचारों की आपने एक तरीके से मतलब उनको प्रोटेक्ट किया है, ये पूछना चाहूँगा। और उनके विचार जब उनका शासनकाल आ जाता है तो कैसे ये इस चीज़ को आप बताना चाहेंगे कि वही वो राष्ट्र के हित में थे, किस टाइप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं? शिवाजी महाराज ने जिस समय पे दक्षिण दिग्विजय पे गए ना, दक्षिण दिग्विजय पे जाने के बाद उन्होंने जगह जीती। अब जगह जीतने के बाद में एक कर्नाटका के साइड में बहुत बार शिवाजी महाराज का अगर आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज मल्लिकार्जुन का जो ये है हमारा शिवलिंग है, शिवाजी महाराज वहाँ पे गए, उन्होंने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। शिवाजी महाराज दक्षिण में गए, दक्षिण में एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर है, वो मंदिर वहाँ पे मस्जिद बनाई हुई थी। शिवाजी महाराज को जब पता चला कि यहाँ पे पहले मंदिर था, शिवाजी महाराज ने उस मस्जिद को तोड़ा है, वहाँ पे मंदिर रिस्टैब्लिश किया है। शिवाजी महाराज ने कई जगहों पे जब किले जीते, जगह जीती, शिवाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि हमारा आदमी यहाँ पे रहेगा, बोले आप ही रूल करो, आप ही सर्वोपरि राजा रहेंगे, बस आपको हमारी सहायता करनी है कि हम सबको इस्टेब्लिश करके एकत्रित करेंगे। शिवाजी महाराज चाहते तो उस समय पे अपनी सेना बुंदेलखंड में भेज सकते थे छत्रसाल के साथ में, राजा छत्रसाल के साथ में, और कह सकते थे कि भैया अब तुम हमारे अंडर में काम करोगे। बोले ना, एस्टैब्लिश योर इंडिपेंडेंट किंगडम, हमें हमारी संस्कृति, हिंदू धरोहर को सुरक्षित करना है, उसमें आप राजा बनो, मैं राजा बनो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिस समय पे मिर्जा राजे आए थे, मिर्जा राजे जय सिंह, वो जब आए थे जयपुर से, अब औरंगजेब के अंडर में वो जब आए थे, उनके आने के बाद शिवाजी महाराज ने उनको कहा था कि आप यदि हिंदू राजा बन के आ रहे हो, मैं आपको पूरा दक्षिण जीत के देता हूँ, आप बस बताओ, पूरा भारत जीत के देता हूँ, औरंगजेब के तख्त पर मैं आपको बैठाऊंगा, मैं भले आपके नीचे काम करूंगा लेकिन मैं आपको बैठाऊंगा, लेकिन धरोहर हमारा होना चाहिए। अगर मुगलों के अधिकारी बन के आए हो तो फिर मेरा युद्ध आपके साथ तय है। तो फिर युद्ध हुआ, वो हुआ है, वो युद्ध के वक्त ट्रीटी हुई थी, रोकनी पड़ी क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी, तो शिवाजी महाराज को उस समय पे भी ट्रीटी करनी पड़ी। आगरा गए थे फिर शिवाजी महाराज उसके बाद मिलने के लिए, तो वो है वैसा है। लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें एज ए मुगल का एक अधिकारी ही देखा फिर। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आपके पीछे से एक कंट्रोवर्सी भी चली थी, एक जर्मन शेफर्ड बोलते हैं हम तो। ना मैं जर्मन शेफर्ड नहीं, मत बोलो। अच्छा चलो ठीक है। मेरा हमेशा का कहना है कि आपको नाम हम नहीं लेना चाहते इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन मेरा हमेशा से कहना है कि किसी को क्रिटिसिज्म, अच्छा ठीक है, हम नहीं ले रहे, क्रिटिसिज्म अगर देना है तो आप क्रिटिसिज्म ऐसे दो कि आपका तर्क दिखे। अच्छा ठीक है, मैं तर्क के ऊपर आता हूँ। बात ये थी, उन्होंने एक बात कही थी और सवाल उनका ये था कि जब मुगलों का राज था तो उस दौरान मुगल मतलब मुसलमान और हिंदू के जो रिश्ते थे बहुत सौहार्दपूर्ण थे। तो फिर इतने कन्वर्जन हुए क्यों? पहली बात, मंदिर टूटे। अच्छा, आपको एक बताता, जब ये मथुरा और काशी का मंदिर फूटा था ना, जिस समय पे ये औरंगजेब ने तोड़ा था, शिवाजी महाराज ने उसको लेटर लिखा है, अगर तूने यहां से एक भी मंदिर और तोड़ा, मैं यहां से रेंज में मस्जिद फोड़ना शुरू कर सकता हूं। ये लेटर है, शिवाजी महाराज ने उसको लेटर लिखा है, अगर तू वहां से खिसी आया, मैं यहां से तोड़ते हुए निकलूंगा सीधा। दूसरी चीज, अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो हमारे इतने मंदिर क्यों टूटे, इतने कन्वर्जन क्यों हुए, जजिया किस बेसिस पे लगाया गया? अगर सब प्यार था तो पाकिस्तान सेपरेट क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि कभी युद्ध ही नहीं था। देखो, आप अगर ये कह रहे हो ना कि देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, बट इफ यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिस समय पे हमारे बारे में जब पढ़ाया जाता है, हमारी संस्कृति के बारे में जब पढ़ाया जाता है, तो हमारी संस्कृति के बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि नहीं, जातिवाद तो था। हमने कब कहा कि जातिवाद नहीं था? वर्ण व्यवस्था तो थी, हमने कब कहा? नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान में प्यार था। क्यों? वो क्यों नहीं पढ़ा रहे आप अगर 4 वर्णों के बीच में लड़ाई थी वो आप दिखा रहे हो, तो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई थी क्यों नहीं दिखा रहे हो? और आज इससे प्रॉब्लम क्यों है आपको? जब मैं ये कहता हूं कि अंग्रेज सारे क्रिश्चियन थे, हमने जब अंग्रेजों को गाली दी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मुगलों को गाली पड़ी तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कंप्लीट एक रेस को हमने बोल दिया। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं ऐसा? और किस बेसिस पे आप तर्क दे रहे हो? बोले वो उनके सेना में इतने थे। अच्छा, उन्होंने सोर्सेज भी क्या इस्तेमाल करे? आप सोर्सेज दो ना मुझे,
मैं तो कह रहा था, मैंने उसके ऊपर सोर्सेज दिए थे ना। मैं ये पूछना चाहूँगा, शिवाजी महाराज की चूँकि डिस्कशन चल रहा है, क्या हमारे आज के टाइम पे या कोई क्रांतिकारी हुए हैं, या फिर आज के टाइम पे कौन ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने उनको लेकर के उनके जो विचार थे उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है? देखो, शिवाजी महाराज का संपूर्ण संघर्ष काल और उसके बाद में महाराष्ट्र से उठी हुई हर एक चिंगारी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे ही उठी है। अगर आप देखोगे तो 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें झांसी की रानी ने जब ये कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, पेशवाओं के साथ में लड़ी, तात्या टोपे एंड ऑल, उन्होंने क्या कहा है कि भैया मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज पुनः स्थापित करना चाहती हूँ। 1857 में उनके बेसिस पे लड़ाई हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके। उसके बाद में तकरीबन 1857 के बाद में लोकमान्य टिळक, इन्होंने फिर से, जब 1892 आते आते पूरा कॉन्फ्लिक्ट ठंडा हो चुका था, 1857 के बाद में आप बहुत ठंडे पड़ चुके थे, उस समय पे उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया है। किसे रीएस्टैब्लिश किया है कि भैया शिवाजी जयंती सेलिब्रेट होंगी, हमें शिवाजी महाराज के जैसे व्यक्तिमत्व बनाने हैं, उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया है। उसके भी पहले, थोड़ा पहले 1880s में वासुदेव बळवंत फड़के हुए, ही वॉज द फर्स्ट क्रांतिकारी जिन्होंने गोलियां चलाई, ऐसा कहते हैं हम लोग। 1857 में तो चली, लेकिन ही वॉज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिकली जिन्होंने अपनी सेना बना के, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं शिवाजी महाराज का बंदा हूं। चौथ लेना शुरू किया था उन्होंने, अंग्रेजों से लूटते थे, चौथ लेते थे, छोटा टाइम पीरियड है उनका। स्वतंत्र वीर सावरकर, शिवाजी महाराज की आरती लिखी, हमें किस तरह से लोग चाहिए। अगर आपको एक बताओ, इंडिया हाउस जो था उस समय पे, इंडिया हाउस जहाँ पे सारे क्रांतिकारी जाते थे यहाँ से इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, और वहाँ पे अपनी गुप्तचर से बनाते थे, तो 3 स्कॉलरशिप शुरू हुई थी उस समय पे। 3 स्कॉलरशिप, एक थी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे स्कॉलरशिप मिलती थी, एक महाराणा प्रताप के नाम पे स्कॉलरशिप मिलती थी, तीसरी स्कॉलरशिप अकबर के नाम पे मिलती थी। तो 3 स्कॉलरशिप वहाँ पे शुरू हुई थी। तो अगर अकबर को लेके शायद उतना संशोधन नहीं हुआ होगा उस समय पे, लेकिन अकबर का, चलो ठीक है, अकबर के बारे में मैं अलग से पॉडकास्ट दूंगा आपको कि वाई अकबर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो अकबर पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड हाउ ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन अ वेरी फ्रूटफुल मैनर विथ एवरीवन एल्स। क्योंकि शिवाजी महाराज के पत्रों में भी आता है, औरंगजेब को लिखते हैं शिवाजी महाराज कि आप अपने दादाजी का उदाहरण लो और अकबर के जैसे बनो। ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वन, मगर शिवाजी महाराज ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि भैया शिवाजी महाराज तब से लेके अब तक प्रेरणा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में हिस्ट्री बताता हूँ, और आज भी महाराष्ट्र में कोई अगर सरकार बना रहा है अपनी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिए बगैर सरकार नहीं बना सकता। जैसे कि ये बताया कि आपने बताया कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो वो उनको लेकर के उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और आपने सावरकर जी का भी नाम लिया। तो सावरकर जो जी हैं, उनके जीवन के ऊपर जो महाराज छत्रपति शिवाजी हैं उनका क्या प्रभाव रहा? बहुत प्रभाव है। जैसे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा आइडल मानते थे, सबसे बड़ा आइडल वही था उनका। शिवाजी महाराज ने किस तरह से अपनी आर्मी इस्टेब्लिश करी, लोगों को कैसे संगठित करा, वो लोगों को संगठित करना, नासिक में जब वो रहते थे लोगों को संगठित करना, अपनी सेना बनाना, शिवाजी महाराज के ऊपर व्याख्यान देना, लेक्चर्स देना कि हमें शिवाजी महाराज का एरा वापस लेके आना है, हमें वैसे व्यक्तिमत्व को खड़ा करना है। शिवाजी महाराज इज नेशनल हीरो। उनसे प्रेरणा किसने नहीं ली? सुभाष चंद्र बोस। अब ध्यान समझो, सुभाष चंद्र बोस जब उनको हाउस अरेस्ट किया था, वो वहां से जब छूटे, जिस तरह से वो भागे, शिवाजी महाराज आगरा के कैद खाने में जब थे, वो वहां से जब निकले, वो प्रेरणा भी वहीं से निकल के आई थी। सुभाष चंद्र बोस ने शिवाजी महाराज को पढ़ा था। शिवाजी महाराज इस देश के कण कण में है, रग रग में है। एक पर्सनल सवाल आपसे, ये पर्सनल सवाल ये है कि अब मैं उन यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप जान भी गए होंगे जिनके साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 2-3 उनके मतलब जो का क्रक्स ऑफ द स्टोरी था वो ये था, एक तो आप प्रोपागेंडा कर रहे हो, और ये नॉलेज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह इस चीज़ से आई है। तो उस चीज़ के ऊपर क्या कहना है आपका, जो इस टाइप के जो आरोप थे? देखो क्या है ना, एक तो मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, मेरा कोई मनभेद नहीं है, मेरा मनभेद नहीं है, पर्सनली मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
मेरा विचारों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मेरा कहना यह है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली, तो दूसरी चीज़ क्या है ना, लोगों को लगता है कि सब सामने वाले के पास सब्सक्राइबर है, लाइक्स है, ज़्यादा व्यूज़ है, तो वो बड़ा यूट्यूबर है। लेकिन मेरा कहना, अच्छा उनकी खुद की रिसर्च खुद की नहीं होती है, रिसर्च टीम भी दूसरी बैठा के रखी है। तो वो जब ये कह रहे हैं कि भैया हाँ ये ऐसा ऐसा है, और फिर आप हमें कह रहे हो कि नहीं व्हाट्सएप पे देखो एक ऐसा प्रोपोगंडा चलाया जाता है, और आप जब कह रहे हो कि नहीं ये रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज भी कंटेम्प्रेरी है या नहीं वो उनको देखना पड़ेगा ना। सारे न्यूज़पेपर में से रिसोर्सेज आ रहे हैं, चीज़ें न्यूज़पेपर में से आ रही है, या फिर आप जो रिसोर्सेज दे रहे हो वो किताबें ऑथेंटिक है या नहीं है आपको देखना होगा। आप किताब दे रहे हो लेकिन वो किताब में भी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में से बनाया गया नहीं, वो आपको देखना होगा। और वो हमें कहते हैं कि भैया ये देखो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, तो हम भी कह रहे हैं कि भैया आप खुद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया हमारे को, और आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी थे जिनके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, उनको उनके संज्ञान में लेकर के आए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अनछुए जो पहलू थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वो आपने रखे। पर्सनली तो हम आपसे आपका एक पॉडकास्ट और लेना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके जो ये कंट्रोवर्सीज क्या आपको फेस करना पड़ता है, इसके बारे में भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। कमेंट की बहुत ज़्यादा हमारे को दरकार रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपके विचार हों आप खुल के हमारे को बोल सकते हैं। धन्यवाद।